नमस्कार दोस्तों, मेरे एमडीआर लॉ अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टॉर्ट। टॉर्ट में क्या होता है, जो भी सिविल रॉन्ग करता है उस सिविल रॉन्ग को अगर कोर्ट में प्रूव किया गया तो जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट मतलब कौन? वो बंदा जिसने सिविल रॉन्ग कमिट किया है, उस डिफेंडेंट ने डैमेजेस देने हैं। किसको देने हैं? जिसके अगेंस्ट में सिविल रॉन्ग किया गया, मतलब कौन? प्लेंटिफ। तो पूरे टॉर्ट में आपको जैसे डैमेजेस क्या होता है ये याद रखना पड़ता है, उसी तरह हमेशा आपको ये भी याद रखना है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ यानी कौन? वो बंदा जिसने कोर्ट में अर्जी लगाई है, वो प्लेंटिफ होता है। डिफेंडेंट कौन? जिसके खिलाफ अर्जी लगाई, वो डिफेंडेंट होता है। मतलब नॉर्मली डिफेंडेंट वो होता है जिसने सिविल रॉन्ग किया हो, उसे डिफेंडेंट कहते हैं। तो अब टॉर्ट में क्या देखना है कि जो भी सिविल रॉन्ग होता है उसकी रिमेडी क्या होती है। मैंने हमेशा बताया रिमेडी ये होती है कि डैमेजेस मतलब नुकसान भरपाई। तो अभी नुकसान भरपाई जब हम देखेंगे तो जो भी लाइबिलिटी हम बिठा रहे हैं किसके ऊपर? डिफेंडेंट के ऊपर। तो उस लाइबिलिटी के अलग अलग प्रकार है। उसमें पहला प्रकार जो है वो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। मतलब डिफेंडेंट ने किस तरह का सिविल रॉन्ग किया तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती, ये हम आज देखते हैं। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डिफेंडेंट के ऊपर बिठाते समय, तय करते समय, निर्धारित करते समय हमें क्या इसेंशियल देखने पड़ते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के? पहला इसेंशियल है डेंजरस थिंग। डिफेंडेंट ने क्या किया हो? कुछ डेंजरस थिंग किया हो, डेंजरस थिंग स्टोर किए हो, रखे हो, या फिर जो कुछ भी किया है वो एक्ट है, थिंग है, वो डेंजरस है, ये प्रूव होना चाहिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। दूसरा एसेंशियल क्या है? वो जो भी डेंजरस थिंग उसने होल्ड किए थे, स्टोर किए थे, घर में रखे थे, फार्म में रखे थे, जहाँ भी रखे थे, गाड़ी में रखे थे, वो डेंजरस थिंग उसके हाथ से इस्केप हो गए हो, निकल गए हो, छूट गए हो। ये दूसरा एसेंशियल है। किस चीज़ के लिए? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। और तीसरा एसेंशियल क्या है? नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ दोज डेंजरस थिंग। मतलब वो जो कुछ भी डेंजरस चीज़ है उसका यूज़ जो कर रहा था, कौन कर रहा था? डिफेंडेंट कर रहा था। तो वो जो यूज है नॉन नेचुरल यूज है। अगर ये इस्टेब्लिश होता है तो फिर वो एक्ट, जिस एक्ट से प्लेंटिफ मतलब अर्जी देने वाला उसको डैमेज हुआ है, उसको नुकसान हुआ है, वो बंदा उस एक्ट को, किसके एक्ट को? डिफेंडेंट के एक्ट को इन 3 पैरामीटर पे, डेंजरस थिंग, एस्केप फ्रॉम हिज हैंड, नॉन नेचुरल यूज ऑफ दो डेंजरस थिंग, ये 3 पैरामीटर पे उस एक्ट को, डिफेंडेंट के एक्ट को किस क्राइटेरिया में लाके बिठा देगा? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इस क्राइटेरिया में लाके बिठा देगा। मतलब एक बार हम ये तीन चीज़ अगर प्रूव करते हैं तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के क्राइटेरिया में वो एक्ट आ जाएगा। कौन सा एक्ट? डिफेंडेंट का एक्ट। और एक बार डिफेंडेंट का एक्ट अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के क्राइटेरिया में आ गया तो फिर डैमेजेस मिलेंगे, मतलब नुकसान भरपाई मिलेगा। किसको मिलेगा? प्लेंटिफ को मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कि डेंजरस थिंग, एस्केप फ्रॉम हिज हैंड, नॉन नेचुरल यूज ऑफ दोज थिंग्स, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हो गया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इस्टेब्लिश करने का प्रिंसिपल और इसेंशियल्स। अब हम केस लॉ देखते हैं, डिटेल में क्लियर कर लेते हैं। तो पहला केस लॉ है रेलियंस वर्सेस फ्लेचर। ये पहला केस लॉ है जिसमें जज ने, कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया। मतलब इस केस में ये इवॉल्व होकर इस्टेब्लिश हुआ, निर्धारित हुआ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल। क्या बोलता है रेलन वर्सेस फ्लेचर केस? इस केस में प्लेंटिफ ने अर्जी लगाई कोर्ट में कि प्लेंटिफ ने बोला सर वो जो डिफेंडेंट है उसका मेरे बाजू में घर है, उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को लाके उसने वाटर रिजर्वायर बनाया। मतलब वो लंदन की केस है तो कुछ पानी के लिए रिजर्वायर बनाया। और वो बनाते समय नीचे एक शाफ्ट था पानी का, वो उसने लॉक क्लोज नहीं किया प्रॉपरली, इसलिए जब वाटर रिजर्वायर में पानी भरा गया तो प्रेशर से वो शाफ्ट टूट गया और वो सारा पानी जो है
मेरे घर जो कोल माइन है उस बिल्डिंग को या उस लैंड को एडजॉइनिंगली लग के मेरा कोल माइन है, वो मेरे कोल माइन में आके वो पूरा पानी भर गया। किसका? डिफेंडेंट के ज़मीन का। इसलिए मेरे कोल माइन में जो भी पानी भर गया है उस पानी को निकालने के लिए, पंपिंग करने के लिए मुझे 950 पाउंड का खर्चा आया है। ये मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, डैमेजेस चाहिए। इस तरह की अर्जी लगा दी प्लेंटिफ ने। जब कोर्ट ने पूरा एविडेंस चेक किया तब पता चला, एविडेंस में जो रिकॉर्ड में जो बातें आई इसमें ये पता चला कि जो डिफेंडेंट है उसकी गलती नहीं थी। उसने काम कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया। कॉन्ट्रैक्टर में ध्यान में नहीं आया कॉन्ट्रैक्टर के कि जहाँ उन्होंने वाटर रिजर्वायर बनाया उसके नीचे अंदर में कोई शाफ्ट है, उनको पता नहीं चला। अब पता नहीं चला इसलिए उनके सूझबूझ के हिसाब से उन्होंने अच्छी से रिजर्वायर बनाया और चालू किया। पानी भरा तो पानी के वेट से वो शाफ्ट टूट गया और जो पानी बह के आ गया वो पानी बाजू वाले के लैंड में, मतलब प्लेंटिफ के लैंड में, मतलब अर्जीदार के लैंड में जो कोल माइन था उसमें घुस गया। तो ये सारे फैक्ट्स रिकॉर्ड पे आ गए। रिकॉर्ड पे आने के बाद कोर्ट ने तो देखा कि डिफेंडेंट जो है उसकी गलती नहीं है, मतलब ही इज़ नॉट एट फॉल्ट। तो ऊपर ऊपर देखा जाए तो ये लग रहा है कि डिफेंडेंट की तो गलती नहीं है। तो फिर जज ने बैठ के चिंतन किया कि इस केस को किस तरह से सॉल्व किए। तब फिर जज ने ये 3 बातें बताई, 3 इसेंशियल बताए कि डेंजरस थिंग थी क्या? हाँ थी। क्या डेंजरस थिंग थी? वो जो शाफ्ट था, डिफेंडेंट के लैंड में जो शाफ्ट था वो डेंजरस थिंग था। वो स्केप हो गया क्या? हाँ स्केप हो गया। उनके ज़मीन से स्केप होके प्लेंटिफ के ज़मीन तक आ गया वो पानी। अभी पानी डेंजरस होता है क्या? वो सब्जेक्टिव मैटर है। पानी अगर निकल के नदी में जाता है तो डेंजरस नहीं है, लेकिन पानी अगर निकल के तुम्हारे कार में घुसता है तो वो डेंजरस बन जाता है। मतलब पानी डेंजरस नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव चीज़ या सब्जेक्टिवली तय किया जाता है कि पानी कब डेंजरस होगा, पानी कब डेंजरस नहीं होगा। इस केस में पानी जो है वो आके कहाँ घुस गया है? कोल माइंस में। तो इस केस में पानी डेंजरस बन जाता है, उसको उस डेफिनेशन में ले लेंगे। तो डेंजरस थिंग इस्टेब्लिश हो रहा है? हाँ हो रहा है। स्केप हो रहा है? हाँ हो रहा है। डिफेंडेंट के ज़मीन से, उसके लैंड से जो पानी स्केप होके आया है वो प्लेंटिफ के, मतलब अर्जदार के पानी में कोल माइन में आके घुस गया है, तो स्केप इस्टेब्लिश हो रहा है। तीसरा, नॉन नेचुरल यूज ऑफ डेंजरस थिंग। जो डेंजरस थिंग जो है उसका जो भी यूज है वो नॉन नेचुरल था, ये इस्टेब्लिश हो रहा है? हो रहा है। तो तीनों चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही, इसलिए इस केस में, किस केस में? रिलेंट के केस में भले ही डिफेंडेंट की गलती ना हो, दो डिफेंडेंट इज नॉट एट फॉल्ट, स्टिल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज मेड आउट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड, सो डैमेजेस हैज बीन इम्पोज्ड ऑन हिम। तो पहली जो केस है, ये केस कब की है? ये केस है 1868 की। तो ये पहली केस है जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इस्टेब्लिश की गई, उसका सिस्टमेटिक इसेंशियल्स तय किए गए। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस का नाम है स्नो वर्सेस व्हाइटहेड। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में, ये केस भी है, बहुत पुरानी केस है, इसका साल है 1884। तो ये केस है 1884 की। इस केस में क्या हुआ है? जो डिफेंडेंट है, मतलब जिसने सिविल रॉन्ग कमिट किया, जो डिफेंडेंट है, उसने अपने घर में वाटर कन्वेयर बनाया और ऊपर से रूफ से वो पाइपिंग करके नीचे तक लेके आया और उस वाटर कन्वेयर को वो आगे लेके जा रहा था, लेकिन नीचे कुछ कनेक्ट करना भूल गया, छोड़ गया गलती से। तो वो जो भी कनेक्ट करना भूल गया या छूट गया, उसकी वजह से वो जो ऊपर से जो पानी आया वो डिफेंडेंट के सेलर मतलब लंदन की केस है ये भी, उधर गर्मी के लिए या फिर गर्मी आग जलाने के लिए नीचे जो घर के नीचे जो एक अंडरग्राउंड होता है उसमें कोयला रखते हैं, उसको सेलर बोलते हैं। वो सेलर में वो पानी भर गया, उसके बाद वहाँ से निकल के बाजू वाले के, मतलब बाजू वाला कौन? ये प्लेंटिफ, अर्जी देने वाला, अर्जी देने वाले के सेलर में आके पानी भर गया। तो अर्जी देने वाले ने अर्जी दी, क्या दिया अर्जी? कि ये डिफेंडेंट जो है मेरे बाजू में रहता है, उसने इग्नोरेंस किया, इसलिए वो पानी पूरे मेरे घर में आके मेरे सेलर में भर गया और मेरा नुकसान हो गया, मुझे नुकसान भरपाई चाहिए। तो फिर कोर्ट ने पूरे एविडेंस देखे तो उसमें पता चला है
कि अर्जी देने वाला मतलब कौन, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का कहना सही था कि जो डिफेंडेंट है उसने वो रूफ से जो कई पाइपिंग की थी और नीचे सेलर में ले गया था, पाइप कनेक्ट न करने की वजह से जो भी रूफ से पानी आया इसके सेलर में भर गया, बाद में बाजू वाले के सेलर में, मतलब कोयला रखने का कोयला घर जो होता है उसमें भर गया और इसका नुकसान हो गया। इसलिए कोर्ट ने बोला है कि ये तीनों चीज़ें वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होती है। क्या है? डेंजरस थिंग। प्लेंटिफ के लिए वो जो ऊपर से आया पानी है वो डेंजरस बन जाता है। इसके फ्रॉम द डिफेंडेंट्स हैंड या डिपेंडेंट्स लैंड, यस डिपेंडेंट के जो भी प्रॉपर्टी थी वहाँ से वो स्केप होके आ गई प्लेंटिफ के प्रॉपर्टी में। और तीसरा नॉन नेचुरल यूज़, मतलब नेचुरल यूज़ मतलब आया और चला गया तो ठीक है, नॉन नेचुरल उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करके नॉन नेचुरल यूज़ करा गया। इसलिए ये तीनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि प्लेंटिफ का हक बनता है, प्लेंटिफ को डैमेजेस मिलने चाहिए। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्रिएट होती है किसके ऊपर? डिफेंडेंट के ऊपर। तो ये है दूसरी केस। तीसरी केस उल्टी है। अब कब नहीं बनेगा ये भी बताया। तो तीसरी केस का नाम है स्टर्म वर्सेस प्रेंटाइस ब्रदर्स लिमिटेड, ये केस है। इस केस में क्या हुआ? इस केस में जो बाजू वाला है मतलब डिफेंडेंट, वो अपने घर में या अपने ज़मीन पे बहुत सारे बोन्स मतलब हड्डियाँ और ये सब लाके वो उसको सड़ाता था। उस सड़ी हुई हड्डी से जो भी खाद मतलब बनता था, मतलब फर्टिलाइज़र और मैन्यूअर, ये जो मैन्यूअर है वो बेचता था। मतलब वो जो डिफेंडेंट है उसका ये बिजनेस था कि सड़ी हड्डियाँ लाओ, उसे सड़ाओ, गलाओ, उससे खाद बनाओ, उसको फर्टिलाइज़र बनाओ, उसको मैन्यूअर बनाओ और वो बेचो, ये उसका बिजनेस था। तो वो सारा बिजनेस उसके उस लैंड पे करता था। तो बाजू वाला जो लैंड वाला है उसने कंप्लेंट दी कि ये बंदा ला के हड्डियाँ सड़ाता है, वहाँ गलाता है, खाद बनाता है, तो उसको खाने के लिए मेरे ज़मीन से जो चूहे हैं वो जाते हैं आते हैं और ये जो चूहे हैं मेरे लैंड में जो भी मेरा क्रॉप है उसका नुकसान करते हैं, इसलिए मुझे नुकसान देना चाहिए, मुझे डैमेजेस दीजिए बोल के अर्जी देता है। कौन देता है? बाजू वाला। तो कोर्ट में जब प्लेंटिफ की अर्जी जाती है तो कोर्ट पूरे एविडेंस लाती है, वेरीफाई करती है, देखती है, बाद में ये जो टेस्ट है इसेंशियल वाली ये चेक करती है। पहला चेक करती है कि डेंजरस थिंग है क्या। मुझे बताओ जो डिफेंडेंट है वो अपने लैंड में अपने प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है? हड्डियाँ ला के गला रहा है, उसको खाद बना रहा है, फर्टिलाइज़र बना रहा है, ठीक है, वो डेंजरस थिंग है क्या? नहीं है। सेकेंड टेस्ट, इसके फ्रॉम हिज लैंड, वो जो उसका खाद है, उसकी हड्डियाँ है, जो भी ला रहा है खाद बनाने के लिए, वो चीज़ उसके लैंड से स्केप होके प्लेंटिफ के लैंड में आई है क्या? नहीं आई है। मतलब पहली टेस्ट भी प्रूव नहीं हो रही, दूसरा इसेंशियल भी प्रूव नहीं हो रहा है। तीसरा नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ थिंग्स हो रहा है क्या? वो भी नहीं हो रहा है। मतलब तीनों नहीं बन रहे। फिर तीनों नहीं बन रहे तो प्लेंटिफ जो है अर्जी देने वाला, उसको तकलीफ क्या है? तो उसको तकलीफ ये है कि डिफेंडेंट की जो ज़मीन है उसमें जो खाद बन रही है उसको खाने के लिए चूहे जो है, अर्जी देने वाला जो अर्जीदार है उसके खेत से जाते हैं, नुकसान करते हैं और उसके खेत से फिर निकल जाते हैं। मतलब जो प्लेंटिफ है उसको जो भी नुकसान हो रहा है उस चीज़ से डिफेंडेंट का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है, डायरेक्ट कोई स्केप नहीं है। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भले ही डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में जो चीज़ रखी है उसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी आके अपना नुकसान करता हो, लेकिन उस नुकसान के लिए डिफेंडेंट को जिम्मेदार नहीं पकड़ा जा सकता, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बन सकती है, ये बोल के कोर्ट ने प्लेंटिफ की अर्जी रिजेक्ट कर दी। इन शॉर्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कब बनती है ये हमें समझना है। इन तीन केसेस में से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डिफेंडेंट के ऊपर तब बनती है जब डिफेंडेंट ने जो भी चीज़ या जो भी वस्तु अपने प्रॉपर्टी में रखी हो वो चीज़ डेंजरस चीज़ चाहिए, पहली बात, उसके हाथ से स्केप होना चाहिए, दूसरी बात, उस चीज़ का अननेचुरल या नॉन नेचुरल यूज़ हुआ हो ये सिद्ध होना चाहिए, तीसरी बात, तभी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है और प्लेंटिफ को डैमेजेस मिलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। हम कल देखेंगे लायबिलिटी का और नया लेसन। बाय।